दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। वैसे इंट्राडे में स्टॉक काफ़ी तेज़ी से दौड़ा था, फिर ऊपर के लेवल से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी के मई महीने के लेटेस्ट हमारे सामने म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल के आ सकते हैं। किस म्यूचुअल फंड ने कितना निवेश किया उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ यहाँ पे मई महीने में रिन्यूएबल एनर्जी की कितनी कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है उसको लेकर लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, जिसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो एनडीए सरकार बनी है, तब तक पावर सेक्टर में क्या क्या परिवर्तन हुए और किस तरह से सरकार ने सेक्टर को प्रमुखता से आगे लिया, जिसका फ़ायदा इस समय देखने को मिलेगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आने वाले इसमें सुज़लोन का क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है। वैसे स्टॉक 86 तक चला गया था पिछली तेज़ी में, अभी स्टॉक इस समय आप देखें तो 66 के आसपास, यानी लगभग 20 रुपये नीचे। क्या आने वाले इसमें बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 66.97 पर आज क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.37% की तेज़ी देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में स्टॉक ये 68.60 तक चला गया था, काफ़ी अच्छी बेहतर दौड़ लगाई थी। वैसे तो पिछले दिनों ये 70 को भी क्रॉस कर गया था, लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो है म्यूचुअल फंड के आंकड़ों की मई महीने के, जो हमारे सामने आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि मई महीने में 6 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है सुज़लोन एनर्जी के अंदर, उन्होंने यहाँ पे निवेश किया है। और अच्छी बात यह है कि एक भी ऐसा म्यूचुअल फंड नहीं है जिन्होंने एग्जिट लिया, यानी मई महीने में किसी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग नहीं बेचे है, कोई यहाँ से एग्जिट नहीं लिया। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि सुज़लोन में निवेश बढ़ा है। यहाँ पे देख लो करीब 5,51,523 शेयरों की अदला बदली होती हुई दिखाई देगी मई महीने में। अब यहाँ पे जो निवेश हुआ है वो सबसे ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल ने किया हुआ है। सुज़लोन में काफ़ी ज़्यादा उनको भरोसा है, जिसमें आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रेगुलर ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे 1.39 करोड़ का एयूम किया हुआ है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 56.29 करोड़ का एयूम है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF का 19.85 करोड़ का एयूम है। उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड रेगुलर ग्रोथ का 10.56 करोड़ का एयूम है। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ETF का 0.13 करोड़ का एयूम है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF का 0.60 करोड़ का एयूम है। और मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ का 176 करोड़ का एयूम है। और मोतीलाल ओसवाल फोकस रेगुलर ग्रोथ का 66.62 करोड़ का एयूम है। और मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड रेगुलर ग्रोथ का 33.19 करोड़ का एयूम है। और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का 429 करोड़ का एयूम है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स ने बहुत सारा जम के निवेश किया है, भर के विश्वास जताया है। अब यहाँ पे अगर हम इसके प्रमोटर होल्डिंग को एक बार देखें, जैसे कि आपको पता होगा कि 13% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है म्यूचुअल सुज़लोन के अंदर। अब उसमें प्रमोटर में सबसे बड़ी होल्डिंग किसी, तो आप देख सकते हो कि जिसमें रमाबेन उका भाई की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 3.47% की। फिर गिरीश आर तांती की 0.73% की होल्डिंग है। विनोद आर तांती एज कर्ता ऑफ रणछोड़ भाई रामजी भाई HUF की 0.39% की होल्डिंग है। विनोद आर तांती इसमें जितेंद्र आर तांती एज ए ट्रस्टी ऑफ आर फैमिली ट्रस्ट की 0.39% की होल्डिंग है। और विनोद आर तांती की 0.22% की होल्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे प्रणव टी तांती एज कर्ता ऑफ तुलसी रणछोड़ भाई HUF की 0.13% की होल्डिंग है। और जितेंद्र आर तांती की यहाँ पे 0.07% की होल्डिंग है। गीता ती तांती की 0.04% की होल्डिंग है। तो ये क्लियरली देखो घर के जो पर्सनल होल्डिंग है। उसके बाद में 7.82% की यहाँ पे आपको एनी स्पेसिफाई में होल्डिंग दिखाई देगी, जिसमें तांती होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 5.14% की होल्डिंग है। तो समन्वय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की 2.68% की होल्डिंग है। तो ये आप देख सकते हो कि ये इसका प्रमोटर होल्डिंग है, जिसमें सबसे बड़ा जो अगर आप निवेश देखेंगे पर्सनल तो वो रमाबेन उका भाई का दिखाई देगा।
अब कंपनी का कामकाज कहाँ पे है उसको अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो अनंतपुर आंध्र प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जहाँ पे रोटर ब्लेड्स बनती है। उसके बाद में बड़नवार मध्य प्रदेश में आप देख सकते हो कि इनका यहाँ पे एरोडायनामिक रोटर ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा भुज गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है रोटर ब्लेड्स की। धुले महाराष्ट्र में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जहाँ पे रोटर ब्लेड बनती है। जैसलमेर राजस्थान में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है रोटर ब्लेड्स की। और पुडुचेरी में भी इनकी रोटर ब्लेड्स बनने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। और दूसरी लोकेशन देखें तो सुइलोन की, यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और जगह पे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया ने 1707 मेगावाट की नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल कर ली है, देख सकते हो कि मई महीने में, जिसमें राजस्थान ने मैदान मार लिया है। 33% का शेयर अकेले राजस्थान का है। तो ये 1707 में सबसे बड़ा जो योगदान है वो सोलर पावर का है, जिसमें 89% का उनका योगदान है। तो ये JM के रिसर्च की तरफ से लेटेस्ट मंथली अपडेट जारी किया गया है। तो सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर राजस्थान का है, नंबर 1 पे 33%। उसके बाद में गुजरात जिसमें 18% की इंस्टॉल कैपेसिटी प्राप्त की है। मध्य प्रदेश नंबर 3 पे जिसमें 9% है। और इसमें आप देखें यूटिलिटी स्केल सोलर जो कैपेसिटी है वो 955 मेगावाट के आसपास रही है, जबकि रूफटॉप सोलर की 559 मेगावाट की है और विंड एनर्जी की 193 मेगावाट के आसपास है। मई महीने में देखें तो 4 नए टेंडर जारी किए गए हैं, जिसकी कंबाइंड कैपेसिटी 2265 मेगावाट के आसपास हैं। 6 ऑक्शन हुए कंप्लीट, जिसमें 4075 मेगावाट के ऑक्शन यहाँ पे कंप्लीट किए गए। जो हाईएस्ट टैरिफ डिस्कवर हुआ है 3.07 रुपीज़ पर किलोवाट आवर के हिसाब से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1500 मेगावाट का विंड एनर्जी सोलर प्रोजेक्ट ऑक्शन के माध्यम से दिया गया है। अप्रैल 2025 की बात करें, इंडिया ने 2053 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल इंपोर्ट किए चाइना, जिसमें कंट्रीब्यूशन 74.8% का है टोटल। वियतनाम से 14.8% और थाईलैंड से 5.5% के सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट किए गए। सेम पीरियड में अगर आप देखें तो 199 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट भी किए गए। अब मई महीने में देखें तो आरी न्यू सोलर एनर्जी राजस्थान के 420 मेगावाट का विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट जैसलमेर में यहाँ पे फाइनल किया गया। अवाडा एनर्जी का 75 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है, ये मध्य प्रदेश के अंदर। आने वाले समय के प्रोजेक्ट है तो SJVN का 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है बिहार में। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी का 150 मेगावाट का प्रोजेक्ट गुजरात में होगा। तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट हुआ है, आप देख सकते हो कि इस बार मई महीने में। तो देख सकते हो कि 2014 में भारत का बिजली क्षेत्र गहरे संकट से जूझ रहा था। 2012 में डबल ग्रिड फेलियर हुआ था, जिसने सबसे पहले उत्तरी क्षेत्र को 36,000 मेगावाट लोड की हानि के साथ प्रभावित किया। बाद में उत्तरी पूर्वी और उत्तर पूर्वी ग्रिडों को ध्वस्त करने का कारण बना, जिससे 48,000 मेगावाट का असर पड़ा। ये घटनाएं आज भी हमारी यादों में ताज़ा है। पारेषण इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक बोझ था और निवेशकों का भरोसा कम था। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत महंगा था और लोग भरोसा नहीं करते थे। और ग्लोबल समुदाय ने भारत को एक गंभीर स्वच्छ ऊर्जा खिलाड़ी के रूप में नहीं देखा था। नीतिगत जो निर्णय थे वो कोई खास नहीं थे। इस वजह से भारत को नाजुक 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक गिना जाता था, जिस वजह से आप देखें तो वातावरण पूरा बदल गया है। लेकिन अब इन 10 सालों में पिछले बहुत कुछ बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक के लिए 500 गीगावाट का यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है। अब तक 228 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी को हम पा चुके हैं और 176 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो इस समय पाइपलाइन में है। 72 गीगावाट के जो प्रोजेक्ट है वो इस समय टेंडर प्रक्रिया में गुजर रहे हैं। हम न केवल सही रास्ते पर है, बल्कि हम उम्मीद से बेहतर है। इससे न केवल हम अपनी बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे, बल्कि हमारी बिजली की मांग को भी हम समर्थन दे पाएंगे, जो 2032 तक दोगुनी होने की उम्मीद है। साथ ही हम 2047 तक 1800 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता हासिल करने के अपने दीर्घकालिक लक्ष्य की दिशा में लगातार काम करें। नए भारत का सूरज चमक रहा है और नए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम दुनिया का नेतृत्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। यानी इस सेक्टर में आप देखें तो एक बड़ा अचीवमेंट देखने को मिला है और ऐसे में इस सेक्टर से संबंधित कंपनियां, सुइलोन जैसी कंपनियां कमाल कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।